तो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग है और मुझे उम्मीद है कि जैसे ही आपने ये टॉपिक का जो थंबनेल है अगर वो देखा होगा आपके अंदर इंटरेस्ट जागा होगा, क्योंकि कॉलिगेटिव एक लौता पार्ट ऐसा है जो लोग कंफ्यूज कुछ ज़्यादा ही करता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहाँ से स्टार्ट होती हैं, क्यों स्टार्ट होती हैं, सोल्यूशन की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इसलिए देखना ज़रूरी होता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से बोर्ड में तो क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। नीट के लिए अगर तैयारी कर रहे हो ना तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बिना पढ़े मत जाना, स्पेशली जेई मेंस और नीट वाले। ये टॉपिक ऐसा है जो आपको वांट ऑफ फैक्टर तक ही ले जाएगा। तो वांट ऑफ फैक्टर अगर समझना है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को समझना पड़ेगा। आपको पता है 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इसके बारे में सबसे पहली चीज़ है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, जो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिलेटिव, अब सर ये क्या होता है रिलेटिव लोवरिंग? मुझे हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, समझ में नहीं आता सॉल्यूशन का प्रेशर कहाँ पे रखूँ, कौन सा सॉल्वेंट का प्रेशर होगा, ये नहीं समझ में आता। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड आता है हमारे पास क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन, अरे सर ये प्रॉब्लम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की जो प्रॉब्लम है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना तो जानते हैं लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है ये नहीं समझ पा रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 देखते जाओ, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, क्रिस्टल क्लियर होंगी। बस कॉपी और पेन लेकर बैठो। तीसरा पार्ट आता है इसमें कौन सा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट के डिप्रेशन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है फ्रीजिंग पॉइंट। और आखिरी आप सब जानते हो ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ से भी क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लेकिन स्पेशली बोर्ड्स पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि नीट को भी थोड़ा सा कवर करेंगे ज़रूर से ज़रूर। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये सारी चीज़ें कहाँ से स्टार्ट होती हैं? सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं वेपर प्रेशर से। एक सवाल बताओ, एक सीधा सा सवाल है, लेकिन ध्यान से सुनना, आपको ये बताना पड़ेगा। और अगर ये नहीं बता पा रहे हो तो इस टॉपिक को स्टार्ट से देखो, एंड तक जाना। लेकिन अगर आपको लग रहा है ये क्वेश्चन कर चुके हो, ये आपको समझ में आ चुका है, आप स्किप करो और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे जाओ, क्योंकि हम लोगों का सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट। अगर इस पॉइंट को नहीं समझते तो आप समझ लो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को नहीं समझ पाओगे। अरे सर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो धीरे से हम 100 डिग्री पे करते हैं और वो बबल छोड़ता है, उसका मतलब बॉइलिंग होगी। अगर ऐसा आपकी डेफिनेशन है तो वेट करो, ये डेफिनेशन नहीं है, ये डेफिनेशन नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट को समझते हैं और उसके बाद हम लोग बात करते हैं वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में क्या रिलेशनशिप है। अगर बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर की कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया तो आप समझ लो आपकी प्रॉब्लम्स क्लियर हो गई। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली है कि आप बहुत लोगों को प्रॉब्लम करता है। आप पूछोगे तो आपके सीनियर्स भी ये बात प्रॉब्लम करते हैं, उनको भी नहीं पता होता। ज़्यादातर आप लोगों से पूछोगे तो आपको बॉइलिंग पॉइंट की एक अलग अलग डेफिनेशन मिलेगी और ये एक गलत चीज़ है। बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली क्या है, इट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट इज़ द टेम्परेचर एट विच इज़ द टेम्परेचर। अगर नहीं है तो लिख लो क्योंकि वो ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। इज़ द टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर, इज़ द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू किसके, इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जी हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब पूछो, याद करो कि एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना भाई, कुछ क्या होता है, कितना होता है, ये सर हमें नहीं पता, ये हमसे मत पूछिए कोई बात नहीं। देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर फिक्स होगा, राइट। सो is the temperature at which vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure is known as boiling point। तो अब प्रॉब्लम ये उठ रही, सर ये वेपर प्रेशर का कंसेप्ट क्या होता है ये तो बता दीजिए। बहुत बार कोशिश की लेकिन समझ में नहीं आता। तो वेपर प्रेशर सीखना है, डायग्राम से सीखना पड़ेगा, लेकिन पीछे मत हटना, बहुत ध्यान से देखना, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा एक एक चीज़। मूव करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 डायग्राम्स बने हुए हैं। हम लोगों ने क्या करा है, एक वेसल लिया है, एक मान लो ग्लास लिया है, ग्लास के ऊपर से हम लोग देख रहे हैं, फ्रॉम द अबव। तो जब हम ऊपर से देखेंगे तो हमें वाटर इस तरह से पूरी सरफेस पे दिखेगा, राइट, दिखेगा ना। अगर हम लोग ये ग्लास को हम ऊपर से देख रहे हैं इस जगह से तो हमें इस तरह से दिखेगा। सॉल्यूशन को भी अगर हम ऊपर से देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। अगर आप पानी लेकर चले हो, आपके वेसल में पानी है, तो फिर क्या होगा, आपको पूरी तरह से वाटर दिखेगा, राइट। पूरी तरह से वो सरफेस किसकी बनी होगी,
हाँ सर वाटर ही दिखेगा। और अगर मान लो मैंने उसमें कहा कि आपने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, नमक मीन सॉल्ट, शुगर, नॉन वोलेटाइल, जो भाप बन के मत उड़े, यानी कि जो इवेपोरेट ना करे। कौन सी चीज़ इवेपोरेट नहीं करती? नमक हो गया, सॉल्ट हो गया, शुगर हो गई, सुक्रोज हो गया, ये सब चीज़ें नॉन वोलेटाइल हैं, दे डू नॉट इवेपोरेट, राइट, दे डू नॉट इवेपोरेट। तो वो क्या करेंगी, वो सरफेस पे कुछ जगह ले लेंगी, राइट, वो सरफेस पे कुछ जगह ले लेंगी, इस तरह से कुछ सरफेस पे एरिया। तो अब एक चीज़ बची कि जो बाकी पानी के वाटर मॉलिक्यूल्स थे, यानी कि इस जगह पे उनके पास सरफेस एरिया सॉल्यूशन, जब प्योर सॉल्वेंट था, सिर्फ पानी था, तो सरफेस पे केवल वाटर मॉलिक्यूल्स थे, सरफेस पे केवल वाटर मॉलिक्यूल्स थे। लेकिन जब आपने कोई भी नॉन वोलेटाइल चीज़ ऐड कर दी तो उसने क्या करा, सरफेस पे कुछ जगह घेर ली, जिसकी वजह से सॉल्वेंट के लिए सरफेस एरिया कम हो गया। अब सॉल्वेंट के लिए सरफेस एरिया कम हुआ तो प्रॉब्लम एक शुरू हुई कि नहीं? आपने देखा होगा पानी को अगर आप एक ग्लास में रख दो और साथ में उतना ही पानी लेके फर्श पे फेंक दो, फ्लोर पे फेंक दो, आप पाओगे क्या देखोगे आप? आपको दिखेगा कि जो आपने पानी फर्श पे फेंका है वो जल्दी इवेपोरेट हो गया। देखा है ना? देखा होगा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ पता है? क्योंकि जब आपने पानी को फ्लोर पे फेंका, फर्श पे फेंका, तो सरफेस एरिया बढ़ गया, और सरफेस एरिया जितना ज़्यादा बढ़ गया उतनी जल्दी इवेपोरेशन हो रहा है। तो यानी कि इवेपोरेशन जो प्रोसेस है वो सरफेस एरिया फिनोमेना है, राइट, सरफेस एरिया फिनोमेना है। इसका मतलब अब सिंपल सी बात है, इवेपोरेशन इस जगह पे ज़्यादा होगा, सिंपल से क्वेश्चन है, इवेपोरेशन इस जगह पे ज़्यादा होगा या जब उसमें आपने नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट डाल दिया तो ज़्यादा होगा? सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब हम आते हैं वेपर प्रेशर है एग्जैक्टली क्या। ये तो एक एरिया तरीका हो गया कि हम लोगों को ये पता चल गया सरफेस फिनोमेना एक्चुअली है क्या, क्या होता है, क्यों सरफेस एरिया पे ज़्यादा सरफेस एरिया होने से इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। तो वेपर प्रेशर क्या है, इस देखो कैसे होता है। देखो यहाँ पे हम लोगों ने दो चीज़ें ली, एक कंटेनर लिया जिसमें हमने केवल क्या लिया है, वाटर। अब वाटर को जब आप इवेपोरेट करोगे तो आपको पता है कि वाटर में सिर्फ यहाँ सरफेस एरिया पे वाटर था, इसलिए ज़्यादा पार्टिकल्स वेपर्स फेज में आ रहे हैं, राइट, सिंपल सी बात है। सरफेस एरिया ज़्यादा था वाटर का, इसलिए ज़्यादा वेपर्स आए। वेपर ज़्यादा होने से क्या हुआ, वेपर ज़्यादा होते हैं तो इसका मतलब प्रेशर ज़्यादा होता है ना, तो इस जगह पे प्रेशर ज़्यादा होगा, राइट। अभी वेपर प्रेशर की बात आ रही, देखो वेपर प्रेशर एग्जैक्टली क्या है। पहले तो हम लोग यहाँ से एक कैंडल अपनी हटाई दे रहे हैं, देखते हैं। तो देखो यहाँ पे जैसी कंटेनर लिया, बाहर तो जा नहीं सकते वेपर, क्योंकि बाहर इसलिए नहीं जा सकते, ऊपर की ओर हम लोगों ने लिड लगा रखी है, एक ढक्कन लगा रखा है। ये पानी के वेपर्स, पानी इवेपोरेट करेगा, राइट, इवेपोरेट कर रहा है। जितनी जल्दी इवेपोरेट करेगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, प्रेशर, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर बढ़ेंगे तो क्या चीज़ बढ़ रही, वेपर्स। वेपर्स बढ़ने से क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। वेपर प्रेशर बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि इवेपोरेशन कंटिन्यू हो रहा है। तो जैसे जैसे यहाँ पे वेपर्स बढ़े वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक टाइम आएगा अब प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों अब कांस्टेंट हो, अब यहाँ पे एक रोल आता है, इक्विलिब्रियम को तो बात करनी पड़ेगी। यहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इतने ज़्यादा पार्टिकल्स आ गए हैं कि अब जैसी एक और पार्टिकल इवेपोरेट होगा, ठीक उसी टाइम पे एक पार्टिकल को कंडेंस होना शुरू हो जाएगा। यानी कि जिस वक्त आप ध्यान से देखो तो ये प्रोसेस आपको दिखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही एक पार्टिकल, मान लो ऊपर की ओर 100 पार्टिकल्स हो गए, 100 पार्टिकल्स, अब ऊपर बिल्कुल जगह भरी हुई है, ऊपर एक भी पार्टिकल आने की जगह नहीं है। लेकिन 101th एक और पार्टिकल ऊपर गया, जैसे ही ऊपर गया उसके लिए जगह तो है नहीं, तो मजबूरी यह है कि दूसरे वाले पार्टिकल को कंडेंस होकर नीचे की ओर आना पड़ेगा, होगा कि नहीं। तो जैसे ही ऊपर की ओर 101 पार्टिकल गया, एक पार्टिकल ऊपर से नीचे आ गया, फिर एक पार्टिकल ऊपर गया, फिर एक पार्टिकल नीचे आ गया। तो ये दो रिएक्शंस, दो रेट अपोजिट चल रहे हैं, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो रहा है किसके, रेट ऑफ बैकवर्ड, राइट। ये कौन सी जगह पे पढ़ा हुआ है सर, जाना पहचाना सा लग रहा है, कहीं पे लग रहा है इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या दिख रही, रेट ऑफ फॉरवर्ड मतलब इवेपोरेशन और कंडेंसेशन प्रोसेस बराबर आ गया है, इवेपोरेशन का रेट और कंडेंसेशन का रेट बराबर आ गया है, और इससे हमें अब डिफाइन करना पड़ेगा वेपर प्रेशर। सो वेपर प्रेशर इज द प्रेशर exerted by the vapors
pressure exerted by the vapors in equilibrium with the liquid at a particular temperature is known as vapor pressure। और यहीं से हम लोगों की बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन हो गई। जरा पीछे देखो, अपना जो आपने पढ़ा है वो पढ़ा है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज व्हाट? इट इज द टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ध्यान से देखो, अगर मान लो हम हीटिंग करना शुरू करें इस पानी की, तो पानी का वेपर प्रेशर और बढ़ेगा। क्यों पानी का? क्योंकि हीटिंग कर रहे हैं, हीटिंग से इवेपोरेशन बढ़ेगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी यहाँ बढ़ेंगे। बढ़ेंगे कि नहीं? हीटिंग करते हैं तो इवेपोरेशन तो होना शुरू हो जाता है। आप देखो पानी को अगर हीट करोगे तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद वो इवेपोरेशन होना शुरू होता है, स्टीम के फॉर्म में बाहर आना शुरू होता है। ठीक इसी तरह से हीटिंग करना शुरू करा तो यहाँ पे वेपर्स बनना शुरू हुए। ये वेपर्स क्या कर रहे हैं? प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक टाइम आया कि ये वेपर प्रेशर बराबर हो गया 1 एटमॉस्फेयर के, जो प्रेशर हमारा बाहर की ओर एटमॉस्फेयर का कितना है, 1 एटमॉस्फेयर। और इसी पर्टिकुलर टाइम पे बॉइलिंग होती है, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसीलिए हिल एरियाज पे, पहाड़ पे आपको पता होगा कि बॉइलिंग जो है वो टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर कम है। रीज़न ढूंढना आप लोग, क्यों ऐसा हुआ। अच्छा, अब एक सवाल यहाँ पे भाई, यहाँ पे सॉल्यूशन में आपको पता है ये सॉल्ट ने कुछ सरफेस एरिया ले रखा है, जिसकी वजह से क्या हुआ भाई, यहाँ पे मान लो जो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर आ रहा था, हम लोग अजम्पशन ले रहे हैं 200 पार्टिकल्स की वजह से। कितने पार्टिकल्स हम लोग हीट कर रहे थे, यहाँ पे हीटिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से वेपर्स बन रहे थे। कितने वेपर्स चाहिए थे 1 एटमॉस्फेयर तक पहुँचने के लिए? हम लोग सपोज कर लेते हैं 200 वेपर्स पार्टिकल्स हम लोग के चाहिए, ताकि ये पार्टिकल्स प्रेशर लगाएं 1 एटमॉस्फेयर का, जो इक्वल हो जाए बॉइलिंग पॉइंट के। अब आते हैं यहाँ पे, आपको पता है सॉल्ट ने सरफेस एरिया कुछ ले रखा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वेपर्स ऑलरेडी कम बन रहे हैं। तो यहाँ पे मान लो पहले जब हमने हीटिंग करने से पहले यहाँ पे मान लो 120 पार्टिकल्स थे हीटिंग करने से पहले। अब यहाँ पे मान लो ऑलरेडी, क्योंकि सरफेस पे सॉल्ट ने जगह घेर ली है, जिसकी वजह से क्या होगा, सरफेस पे सॉल्ट तो नॉन वोलेटाइल है, वो तो उड़ेगा नहीं, वो तो इवेपोरेट कर नहीं रहा है। तो होगा क्या कि यहाँ पे वेपर्स कम बनेंगे। सपोज करो यहाँ पे वेपर्स, सॉल्ट हमने मिला दिया इसलिए वेपर्स यहाँ पे बने केवल 100, जबकि 100 वेपर बने, वेपर पार्टिकल्स। जबकि हमें पता है अगर 1 एटमॉस्फेयर तक की हमें पहुँचाना है तो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने चाहिए, 200। इसका मतलब पहले यहाँ पे हमें 120 पार्टिकल्स मिल रहे थे, सिर्फ 80 पार्टिकल्स की एक्स्ट्रा ज़रूरत थी। यहाँ पे कितने पार्टिकल्स की एक्स्ट्रा ज़रूरत है, 100 पार्टिकल्स। देखो फिर से समझो, यहाँ पे हीटिंग करने से पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स इवेपोरेशन में कितने आ गए थे, 120, क्योंकि सरफेस पे केवल वाटर मॉलिक्यूल थे। लेकिन यहाँ पे तो सॉल्ट आ गया था, तो ऑलरेडी वेपर के पार्टिकल सपोज कर लो 100 है, ये सब सपोज करने वाली बात है, 100 है, ठीक है। अब हीटिंग करना शुरू करा तो हीट को सपोज करो 1 एटमॉस्फेयर तक पहुंचने के लिए हमें 200 वेपर के पार्टिकल चाहिए। तो ऑलरेडी यहाँ 120 बने हुए थे, केवल कितने चाहिए थे, 80। हीटिंग करी, 80 पार्टिकल्स हो गए, टोटल मिला के 200 हो गए। उन्होंने 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगाया। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे केवल वेपर्स कितने बन रहे हैं, 100। हीटिंग से पहले 100, अब कितने पार्टिकल्स और चाहिए, 100 और चाहिए। मतलब हीटिंग एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा हीटिंग करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशंस का हमेशा ज़्यादा होता है। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होता है, और यही हम लोग पढ़ेंगे अभी रिलेटिव लोवरिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में। ये तो सिर्फ समझाना था, इसलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया हो, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आगे यूज़ भी होगा, देखते हैं कैसे। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्वेश्चन जानते हो सबसे पहले कि पूछा जाता है, इज लोवरिंग इन वेपर प्रेशर अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अरे सर ये तो दोनों ही, मुझे नहीं पता, समझाइए इसको। समझा देता हूँ। देखो आपने राउल्ट्स लॉ ज़रूर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो ऊपर लिंक दिए दे रहा हूँ, राउल्ट्स लॉ ज़रूर पढ़ लो, ये डेरिवेशन वहीं से आया है। इन्होंने क्या कहा कि एक सोल्यूशन लिया है और उस सोल्यूशन को हमने यहाँ पे सॉल्ट, वाटर और सॉल्ट का मिक्सचर ले लिया है। ऐसा वाटर प्लस सॉल्ट का मतलब कोई भी नॉन वोलेटाइल चीज़ लेकर चले हैं, तो हमें क्या हो रहा है, हमें पता है यहाँ पे कुछ वेपर्स बनेंगे जिनकी वजह से टोटल प्रेशर आएगा। पी टोटल जो होगा वो सम ऑफ पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर, जो यहाँ वाटर के वेपर्स होंगे, और जो सॉल्ट के। अब सॉल्ट तो नॉन वोलेटाइल है,
सॉल्ट के तो वेपर्स बनेंगे नहीं, इसलिए जो प्रेशर आ रहा होगा वो केवल किसकी वजह से आ रहा होगा, वाटर की वजह से, जिसे हम डिनोट करते हैं ए से, सोल्यूट को बी से डिनोट करते हैं, सॉल्वेंट को ए से। अब भाई यहाँ पे पार्शियल प्रेशर इक्वल किसके बराबर होता है, ये भी राउल्ट्स लॉ में बात हुई है, तो पी टोटल इज इक्वल टू, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, आप राउल्ट्स लॉ जाके देखो, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि, और आपको ये भी पता है सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, ये मोल फ्रैक्शन किसका लिखा है, वाटर का, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन। अगर वाटर, दो कंपोनेंट है वाटर और सॉल्ट, तो सम ऑफ इसका मोल फ्रैक्शन और इसका मोल फ्रैक्शन इक्वल हमेशा होगा 1 के, यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन बन गई P इज इक्वल टू पी ए नॉट, और यहाँ से हम लोग ले सकते हैं 1 माइनस एक्स बी, क्योंकि क्या होता है, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारे पास, सिंपल सी बात। अब क्या करना है, यहाँ से इसको चेंज करते हैं, पी टोटल का मतलब हो गया, पी टोटल हमारा सोल्यूशन का जो भी सॉल्वेंट या वगैरह वगैरह। अभी यहाँ पे देखो आप, पी ए नॉट आ गया, पी ए नॉट प्योर स्टेट में, ये जो नॉट का मतलब है कि जब पानी में हमने कुछ भी नहीं मिलाया था, सिर्फ वाटर था, तो उसका जो प्रेशर, टोटल प्रेशर होता है प्योर स्टेट में, उसे नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई पी ए नॉट एक्स बी, और यहाँ से आप इसको चेंज करो, तो आप चेंज करके इसको इधर की ओर लाओगे, हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, देखिए पी ए नॉट एक्स बी, इसको इधर ले आए हैं प्लस पी टोटल, ये किसका है, टोटल का मतलब सॉल्यूशन का प्रेशर है, तो इसको यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टोटल का मतलब है सॉल्यूशन का प्रेशर, इज इक्वल टू पी ए नॉट, राइट। यहाँ तक की बात क्लियर। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि हमारे पास एक्स बी, मतलब हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आ रही वो आ रही पी ए नॉट माइनस पी सोल्यूशन अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी, और ये हमारा बन गया राउल्ट्स लॉ की, सॉरी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के एक्स बी का मतलब सर क्या है यहाँ पे, अरे एक्स बी का मतलब मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन किस चीज़ का, सोल्यूट का, मोल फ्रैक्शन है ये सोल्यूट का, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आ रहा है, राइट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हो गया। अब सर इसकी डिनोशंस बता दो अब जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बिल्कुल डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है। ये पी ए नॉट को हम कहते हैं प्योर स्टेट में वाटर या जो भी सॉल्वेंट आप लेकर चले हो, बेंजीन लेकर चले हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड लेकर चले हो, जनरली केसेस कौन से होते हैं, वाटर। तो वाटर का प्योर स्टेट में, प्योर स्टेट प्रेशर किसका, ऑफ सॉल्वेंट, लिख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो है ये है सॉल्यूशन जो आपने बनाया, तो पी नॉट सॉल्यूशन जो है ये प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा, और ये है भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब देखो यहाँ से रिलेटिव लोअरिंग, एक क्वेश्चन के पूछा जाता है, विच वन इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, रिलेटिव लोअरिंग का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और लोअरिंग इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लोअरिंग इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब केवल इतनी सी चीज़ की बात हो रही, पी ए नॉट माइनस पी सोल्यूशन, इसको हम लोग कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म होता है, और इसके ऊपर खूब क्वेश्चन भी मिलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जबकि इस पूरे टर्म को पी ए नॉट अपॉन पी ए नॉट माइनस पी सोल्यूशन अपॉन पी ए नॉट को हम लोग कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये होती है कॉलिगेटिव। अरे सर आपने सारी चीज़ें बता दी पर ये नहीं बताया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं क्या। ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करें। मतलब जैसे मान लो, आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है कि अगर मान लो मेरी एक कोचिंग है, ठीक है, मेरी कोचिंग है, उसमें 40 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। कितने स्टूडेंट्स, 40, हर एक से मैं फ़ीस लेता हूँ 20,000, तो 8 लाख रुपीज़ हो गए। अब ज़रा ये बताओ, अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो मेरी फ़ीस क्या होगी, मेरी सैलरी बढ़ेगी। अगर नंबर 40 थे, 40 से 50 हो गए तो 10 लाख हो गया। अगर 40 से 30 स्टूडेंट्स रह गए तो मेरे पास अमाउंट 6 लाख ही रह गया। तो मेरी सैलरी किस बात पे डिपेंड हो रही, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पे, राइट, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पे। क्या इस बात पे डिपेंड हो रहा है कि कौन सा स्टूडेंट किस एरिया से आया है, किस रिलीजन का है, किस जेंडर का है, किस स्कूल का है, क्या लैंग्वेज है उसकी, क्या इस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं। केवल किस बात पे मेरी फ़ीस, मेरी सैलरी किस बात पे डिपेंडेंट है, इस बात पे डिपेंडेंट है
कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने बैठे हैं, जितने ज़्यादा स्टूडेंट उतनी सैलरी मेरी ज़्यादा, जितने कम स्टूडेंट उतनी सैलरी कम। तो यही तो कंसेप्ट होता है कॉलिगेटिव का। कॉलिगेटिव का और कोई कंसेप्ट नहीं होता। कॉलिगेटिव का मतलब ही ये होता है कि जो प्रॉपर्टीज़ केवल इस बात पे डिपेंड हो रही हो, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन द सोल्यूशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट इन द सोल्यूशन, दैट्स ऑल। यही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और 4 हैं वो आपको पता है। तो रिलेटिव लोअरिंग के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो तो इस क्वेश्चन को आप लोग देखो, इसमें क्या दिया है कि हम लोगों के पास प्योर बेंजीन था, एक सॉल्वेंट था, सपोज करो इस तरह से हमारे पास प्योर बेंजीन थी। ओके, प्योर बेंजीन, इसका जो वेपर प्रेशर था एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, टेम्परेचर हमेशा मेंशन होगा। तो प्रेशर जो है प्योर स्टेट में 0.850 बार है, 850 बार। ओके, अब क्या हुआ है, इसमें हम लोगों ने 39 ग्राम बेंजीन में 0.5 ग्राम सोल्यूट मिलाया। तो सपोज करो ये 39 ग्राम है, इसमें हमने 0.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला। क्या डाला? नॉन वोलेटाइल, मतलब उसने कुछ ना कुछ सरफेस एरिया घेरा, जिसकी वजह से अब जो सोल्यूशन का प्रेशर है, पहले प्योर स्टेट में बेंजीन में कुछ नहीं मिलाया था तो उसका प्रेशर 0.850 था। अब जैसे ही हमने उसमें 0.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल मिलाया तो उसका प्रेशर हो गया 0.845। अब इसका प्रेशर कितना आ रहा है? 0.845। हम लोगों को निकालना है मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। जो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट डाला उसका मोलर मास क्या होगा? तो देखो आपके पास फॉर्मूला है PA0 माइनस P सोल्यूशन अपॉन PA0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को आप जानते हो कैसे लिखते हो? जिसका भी, ये मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का है, जिसका भी मोल फ्रैक्शन लिखना है उसको लिखा है, उसके नंबर ऑफ मोल्स लिखे ऊपर की ओर। ये तरीका होता है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि सर ये क्या चीज़ है, ये कुछ नहीं है। मोल फ्रैक्शन लिखने का तरीका होता है जिसका भी, जब सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन लिख रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। तो ये लिखा है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। अब हमें करना क्या है? हमें सिर्फ ये पता करना है, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तब तक ही काम करती है जब सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट हो। अब सर ये डाइल्यूट का मतलब क्या है? मतलब ऐसे समझ लो कि अमाउंट सोल्यूट का बहुत कम होना चाहिए, बहुत कम, 5%, लेस देन अप टू 5% सोल्यूट का, मतलब हर 100 ग्राम सोल्यूशन में 5 ग्राम ही नॉन वोलेटाइल सोल्यूट काम करेगा। अब ये सर क्या है? अरे भाई 100 ग्राम सोल्यूशन में 5 ग्राम से ज़्यादा अगर सोल्यूट ले लोगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले काम नहीं करते। तो यहाँ पे हमें ये मान के चलना है कि सोल्यूट बहुत कम है, सोल्यूट यहाँ पे NB रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? NB इज़ वेरी लेस देन Na, तो हम डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हैं? NB अपॉन Na। तो अब हम आते हैं प्योर स्टेट में, हमें पता है बेंजीन का प्रेशर आ रहा है 0.850, तो 0.850 माइनस, जब सोल्यूशन उसमें हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट 0.5 ग्राम ऐड कर दिया तो अब सोल्यूशन 0.845 आ गया। 0.845 दोनों की यूनिट बार में है, ध्यान रखने वाली बात है। नीचे हमने लिख दिया पॉइंट, जो प्योर स्टेट में है वो फिर से लिखना है तो 0.850 लिख दिया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो हमें तो नहीं पता, हमें तो सिर्फ वेट पता है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आता है वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो इसको आगे प्रोसीड करे दे रहे हैं, इसको हम लोग लिख देते हैं वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, और यहाँ पे Na का मतलब हो गया वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट सॉरी, अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको ऊपर की ओर ले गए तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई? वेट ऑफ सोल्यूट जो हमारा दिया हुआ है 0.5 ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, राइट, इनटू ये जब ऊपर ले जाओगे तो मोलिकुलर वेट हमें सॉल्वेंट। अब बताओ सॉल्वेंट क्या है? बेंजीन। सॉल्वेंट जो है बेंजीन है, तो बेंजीन का मोलिकुलर फॉर्मूला C6H6 कितना आया? खुद काउंट करके देखो, C6H6 आया। एक कार्बन का वेट होता है 12 ग्राम, तो 12 72, 72 तो कार्बन का वेट हो रहा है, और एक 6 हाइड्रोजन है, हर एक का वजन होता है 1 ग्राम, तो कितना हो गया? 6, ये 78 ग्राम पर मोल, यानी कि यहाँ पे 78 ले लिया अपॉन कितना हम लोगों ने सॉल्वेंट बेंजीन लिया है? 39 ग्राम। सॉल्व करो यहाँ से MB, तो MB की वैल्यू, इसको माइनस करा, ये वैल्यू निकाल लो। MB डायरेक्टली वैल्यू जो आएगी वो आ रही है 172 ग्राम पर मोल। देखो कितना आसान है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के क्वेश्चन निकालना। प्योर स्टेट में प्रेशर का पता करो, सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में कितना है, जब सोल्यूशन बन गया तो कितना है, और वेट सोल्यूट का कितना है, सॉल्वेंट का कितना है, खत्म, आंसर खत्म। तो नेक्स्ट मूव करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। देखो आपको ये चीज़ पता है कि बॉइलिंग जो होगी 1 एटमॉस्फेयर पे होती है, राइट।
अगर बॉइलिंग अभी बताया था, इससे जस्ट पहले देखो, स्टॉप करो वीडियो, जस्ट पीछे जाओ तो आपको दिख रहा था कि बॉइलिंग पॉइंट हमेशा सोल्यूशन का ज़्यादा ही होता है ना। और ये इसलिए हुआ क्योंकि सोल्यूट का जब हम सोल्यूशन बनाते हैं तो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का कम होता है एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट। और इसका अगर आप ग्राफ देखोगे तो आपको दिखेगा कि हमें भाई जो बॉइलिंग होती है वो 1 एटमॉस्फेयर के आसपास होती है, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि जब वेपर प्रेशर को करा जाता है तो सॉल्वेंट, ये अगर मान लो हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है, तो आप देखो ज़रा कि अगर हम इस चीज़ को सॉल्वेंट देख रहे हैं तो सॉल्वेंट को जब हम हीट कर रहे हैं टेम्परेचर के साथ, और इधर की ओर हम लोगों ने वेपर प्रेशर नोट किया है जो यहाँ पे इस जगह पे आके 1 एटमॉस्फेयर के आसपास होता है, तो आप देख सकते हो कि सॉल्वेंट का जो टेम्परेचर आ रहा है वो यहाँ कहीं गिर रहा है, राइट। ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, TBS इसे डिनोट कर रहे हैं। और ये हमारे पास सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है जो आप देख सकते हो कि ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सोल्यूशन। तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि डिफरेंस आ रहा है बॉइलिंग पॉइंट में कितना, इसी को हम लोग कहते हैं डेल्टा TB। डिफरेंस किस में आ रहा है? बॉइलिंग पॉइंट में, क्योंकि आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट हमेशा सोल्यूशन का बढ़ जाएगा और इसको लिखा जाता है डेल्टा TB। डेल्टा TB का मतलब याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में अक्सर प्रॉब्लम आती है और इसलिए आती है क्योंकि आप ये चीज़ नहीं समझते। और वो चीज़ क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, इसको इस तरह से याद रखिएगा। दूसरी चीज़, डेल्टा TB देखा गया है मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सिंपल सी बात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हम हटाएंगे तो हमें पता चलेगा डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलालिटी। मोलालिटी को अगर ओपन करके लिखोगे आप लोग, फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे ऊपर की ओर लिंक दे रहा हूँ, मोलालिटी वगैरह दी हुई है, वहाँ पे आप जाके पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा मोलालिटी क्या है। डेल्टा TB इज इक्वल टू मोलालिटी की जो डेफिनेशन होती है, जो फॉर्मूला होता है वो इस तरह से होता है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन अगर सॉल्वेंट का वेट ग्राम्स में दिया है तो यहाँ 1000 मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारे पास पूरी इक्वेशन बन गई डेल्टा TB की एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है KB। व्हाट इज KB? KB पूछा जाता है भाई बोर्ड्स में, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है? क्या सर? इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका एक और नाम भी है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इसका एक और नाम है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट तो भाई डिफाइन करने के लिए आता है, कोई भी चीज़ अगर डिफाइन करना बड़ा सिंपल सा होता है। यहाँ पे देखो डिफाइन करना है, डिफाइन KB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को आप डिफाइन करो, क्या होगा? सिंपल सी बात है, इसको 1 मान लो, मोलालिटी 1 मान लो, तो KB इज इक्वल टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 1। सिंपल। अरे ये तो बड़ा आसान था। हाँ, तो आसानी तो है, केमिस्ट्री कोई टफ चीज़ थोड़ी ना है। मोलालिटी इज 1, KB इज इक्वल टू डेल्टा TB, मतलब KB इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 1। हो गई बात। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ये भी ध्यान रखना पड़ता है, KB जो होता है वो केवल सॉल्वेंट की बात होती है, सॉल्वेंट के लिए यूज़ होता है। तो आपको सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि आपको KB, अगर मान लिया आप पानी में कोई भी सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसका KB 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल होगा, 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। टेंशन लेने का नहीं, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, राइट, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो ये मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है, यहाँ तक कि आपके पास बात आ गई। अब ये KB निकाला, अब यहाँ से थोड़ा सा टफ पार्ट शुरू होता है, जो नीट वाले हैं या JEE मेंस वाले हैं, याद रखो KB को निकाला जा सकता है, KB इज इक्वल टू MRTB स्क्वायर। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट का स्क्वायर लेना पड़ता है अपॉन, और ये केल्विन में होगा, ध्यान रखना है। मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है, सॉल्वेंट, R जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, 1000 इंटू डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन। ठीक, तो ये KB का बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना, इसको गलती मत करना। और दूसरी चीज़ यहीं से हम लोगों के पास निकल के आती है कि अगर सॉल्वेंट को आप चेंज नहीं कर रहे हैं, मतलब आपने पानी सेम रखा है, सॉल्वेंट सेम रखा है, और हर बार मोलालिटी चेंज कर रहे हैं, तो व्हाट इज़ द इम्पैक्ट? तो डेल्टा TB अपॉन डेल्टा TB1
अपॉन डेल्टा TB2, यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जब आपने कॉन्सेंट्रेशन कुछ और लिया है, M1 कुछ और है और M2 कुछ और है, तो ये भी एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपके नीट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला बनता है कि चेंज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन जो है वो डिपेंडेंट है मोलालिटी के ऊपर, अगर आपने सॉल्वेंट को चेंज नहीं करा है तो। हाँ, अगर आपने चेंज कर दिया, आपने कब बेंजीन हमने पानी के बजाय बेंजीन में ले लिया, तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। या आपने क्या करा, मान लिए NaCl लिया या NaCl भी छोड़ दिए, आपने शुगर ली, स्यूक्रोज लिया, एक बार स्यूक्रोज पानी में डाला कुछ अमाउंट तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कुछ और आएगा, एक बार स्यूक्रोज ज़्यादा अमाउंट डाला तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कुछ और आएगा। तो ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को लेके। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, अपने आप चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके, तो आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल है और बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो आपको करना क्या है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, करना क्या है, देखो 18 ग्राम ग्लूकोज। तो पहले यहाँ पे क्या करा गया, हम लोगों ने वाटर लिया था, प्योर स्टेट में था, ये वाटर था 1 किलोग्राम। अब हम लोगों ने क्या करा, इस वाटर में हम लोगों ने 18 ग्राम ग्लूकोज डाल दिया। क्या डाल दिया, 18 ग्राम ग्लूकोज। तो ऑटोमेटिकली इसका बॉइलिंग पॉइंट, ये जो सोल्यूशन बन रहा है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा सॉल्वेंट से, ये तो श्योरिटी है, राइट। कितना होगा यही हम लोगों को देखना है। तो हम लोगों को पता है डेल्टा TB जो होता है वो KB इंटू मोलालिटी के बराबर होता है। और अभी आपको फॉर्मूला भी पता था, डेल्टा TB जो हम लोगों का निकला, KB इसका गिवन है, देखिए क्वेश्चन में गिवन होगा हमेशा, तो टेंशन लेने का नहीं, KB गिवन होगा, नहीं दिया हो तो पूछ लेना किसी से। 0.52 इंटू, ये केल्विन किलोग्राम पर मोल में है तो यूनिट छोड़ दिया। मोलालिटी इसकी कितनी दिया, मोलालिटी के लिए वेट आपको चाहिए, तो वेट ग्लूकोज का दिया है 18 ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट इसका 180 होता है। वेट सॉल्वेंट का जो दिया है वो ऑलरेडी किलोग्राम में दिया है और 1 किलोग्राम दिया है, इसलिए 1000 मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जस्ट पीछे बताया था, अगर सॉल्वेंट का वेट किलोग्राम में दिया है तो 1000 मत मल्टीप्लाई करना, ये याद रखना। तो 1000 तो मल्टीप्लाई नहीं करना, यहाँ पे 1 लिख देना है। तो ये वैल्यू जो हम लोगों की आ गई 0.1 आ गई। दिस मीन्स डेल्टा TB जो आया हम लोगों का वो कितना आया, देखिए मल्टीप्लाई करिए 0.052 केल्विन, ये आ गई वैल्यू। एलिवेशन कितना आ रहा है 0.052 केल्विन, यानी कि जो पानी हम लेकर चले, पानी बॉईल कितने पे होता है 100 डिग्री पे, वो अब कितने पे बॉईल होगा, तो वो हम निकालते हैं T सोल्यूशन, अभी बताया था TB सोल्यूशन माइनस TB सॉल्वेंट, और यहाँ से हम लोगों को पता चलता है डेल्टा TB इसके बराबर होता है, ये होता है डेल्टा TB के बराबर, और डेल्टा TB आपको पता चल चुका है 0.052 केल्विन आ रहा है। इसमें आप यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि सर अगर ये केल्विन में दिया है तो हम इसे डिग्री में चेंज करेंगे या केल्विन में ही रखेंगे। देखो आप इस चीज़ को समझ लो, डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। अगर आपने केल्विन में कोई चीज़ ली होती तो भी जो डिफरेंस आता वो भी सेम रहता। मान लिए 273 से 274 चेंज हुआ तो डिफरेंस आया 1 का। 273 का मतलब होता है 0 डिग्री, और एक अगर हम 274 डिग्री केल्विन की बात करें तो हो गया 1 डिग्री। तो चेंज कितना आया 1 डिग्री, डिग्रीज में भी 1 आ रहा है और केल्विन में भी 1 आ रहा है। यानी कि कभी भी चेंज को केल्विन या डिग्रीज में चेंज करने की कोशिश मत करिए। अगर आप देखें यहाँ पे, अगर हम लोगों ने सॉल्वेंट, आपको पता है क्या होता है, सॉल्वेंट होता है पानी, इस केस में पानी लेकर चलें जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री। तो अगर आपने 100 डिग्री से ले लिया तो बॉइलिंग पॉइंट जो सोल्यूशन का आएगा वो कितना आ रहा है, देख लिया 100 उधर गया तो 100.052 डिग्री सेल्सियस पे पानी, अब कब, जब उसमें हम लोगों ने सॉल्वेंट मिला दिया तो अब वो जो बॉयल होगा वो 100.052 पे होगा सॉल्यूशन, जबकि पानी कितने पे बॉयल हो रहा था 100 डिग्री पे। लेकिन अगर आपको ज़्यादा करना है, आप केल्विन में निकालना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करना है, T सॉल्यूशन लिया माइनस सॉल्वेंट को इस बार आप केल्विन में ले लिए, 273 केल्विन हो गया, और इधर की ओर 0.052, तो हमारे पास T सॉल्यूशन जो आ गया वो आ गया 273.052। तो ये डिपेंड करता है आप किस में कोट करना चाह रहे हैं। आप अगर डिग्रीज में कोट करना चाह रहे हैं तो डिग्रीज में कर दो, इसमें कौन सी बड़ी चीज़ है, डिग्रीज में कोट हो जाएगा। अगर केल्विन में कोट करना तो केल्विन में कर दो, सिंपल है ना, आसान चीज़। बस इतना याद रखना, डेल्टा TB इज ऑलवेज इक्वल टू T सोल्यूशन माइनस T सॉल्वेंट, राइट, सिंपल है। नेक्स्ट चलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ। तो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फ्रीजिंग पॉइंट। आपको पता है फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन
टीचर उठाते हैं ना व्हाट इज़ फ्रीजिंग पॉइंट पूछते हैं ना, तो आप सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है आपकी। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? इट इज़ द टेम्परेचर एट विच बोथ द स्टेट्स यानी कि सॉलिड एंड लिक्विड एग्जिस्ट टुगेदर। यानी कि अगर आप पानी को फ्रीज़ करना चाहें तो ऐसा एक टेम्परेचर जिस पे आइस और वाटर दोनों एग्जिस्ट करें, या एक ऐसी कंडीशन जिनमें वेपर प्रेशर आइस का और वाटर का सेम हो जाए, ऐसे टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए आप, सॉल्वेंट जो फ्रीज़ हो रहा है उसका कुछ फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे दिया है, इधर से टेम्परेचर जो है बढ़ता है, तो देख रहे हैं आप कि फ्रीजिंग पॉइंट जो सॉल्वेंट फ्रीज हो रहा है वो उसका टेम्परेचर, और जो सोल्यूशन फ्रीज हो रहा है उसका टेम्परेचर हम देख रहे हैं साफ साफ कि सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम होगा। इसका बढ़िया सा एग्जाम्पल कहाँ पे आता है, जब आपने देखा होगा जो ओशियंस होते हैं ना, वो फ्रीज जो होते हैं -17 डिग्री पे होते हैं। अब आप सोचो पानी तो फ्रीज होता है 0 डिग्री पे, ओशियंस वगैरह -17। जी हाँ, क्यों हो रहा है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वजह से फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ गया, कमी आ गई, 0 से खिंच के वो -17 पे चला गया, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा TF से, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इसी को कहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे हम डेल्टा TB में कह रहे थे T सोल्यूशन माइनस T सॉल्वेंट, यहाँ पे हम कहेंगे T सोल्यूशन माइनस T सॉल्वेंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, सॉरी उल्टा लिख दिया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को मत भूलना आप, दोनों फ्रीजिंग पॉइंट हैं, ये दोनों फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो ये भी देखा गया है, जैसे डेल्टा TB मोलालिटी के ऊपर डिपेंडेंट था, ठीक इसी तरह से डेल्टा TF भी मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ से जब हम भाई प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं ना, सिंपल सी बात है, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी, राइट, सिंपल। अगेन डेफिनेशन फिर से पूछी जाए, डिफाइन क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब इसका नाम बड़ा खतरनाक होता है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। साथ ही साथ एक और इसको नाम देते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। दोनों नामों से पूछा गया बोर्ड्स में, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, डिफाइन मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ऐसे पूछा गया है, डिफाइन क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो क्रायोस्कोपिक और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, सिंपल है ना, आसान सी चीज़, बड़ी आसान चीज़ है। तो यहाँ से फिर से डिफाइन कर लो, KF इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मोलालिटी इज 1, खत्म डेफिनेशन। नीट वाले तो सिंपल से क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। और यहीं से KF की एक और डेफिनेशन बनती है कि KF इज इक्वल टू, एक और फॉर्मूला होता है जो हम लोग KB में लगा रहे थे, MR, वहाँ बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही थी, यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट की स्क्वायरिंग कर दो, अपॉन 1000 ले लो, इंटू लेटेंट हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की बात कर लो, सिंपल। ये भी एक तरीका होता है, ये NCERT में दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखो इन सब चीज़ों का, बड़ी आसान चीज़ है। तो यहाँ से आप फिर से मोलालिटी की आपकी जो पुरानी चीज़ थी, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, वो सारी चीज़ें लिख सकते हो। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। इफ वेट ऑफ सॉल्वेंट इज गिवन इन किलोग्राम, नो नीड टू मल्टीप्लाई 1000। अगर ये ग्राम्स में दिया है तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपकी कंप्लीट हो गई डेल्टा TF। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा, बड़ा सिंपल सा है एक क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एक, देखते हैं। तो ये आपके सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। कहा गया है एक सोल्यूशन था, मतलब बेंजीन का सॉल्वेंट था एक, ये इस तरह से प्योर था, तो ये एक प्योर था सॉल्वेंट था, केवल बेंजीन। फिर उसमें हमने मिला दिया 1 ग्राम कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो जब सोल्यूट, ये बन गया हमारा सोल्यूशन, जब हमने इसमें क्या मिला दिया, 1 ग्राम सोल्यूट अपना मिला दिया। ये जब मिलाया तो जितने पे ये फ्रीज हो रहा था, मान लो सपोज कर लो, हमने कहा ये फ्रीज हो रहा था, सपोज करने वाली बात है, सपोज करने के लिए, ये जितने पे फ्रीज कर रहा था T पे, उससे इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 0.40 घट गया है, यानी कि ये फ्रीज होगा T माइनस 0.40 केल्विन पे। मतलब जैसे पानी की अगर बात करें तो पानी 0 डिग्री पे फ्रीज होगा। अगर हम कहें वो किसी ऐसा इलेक्ट्रोलाइट हमने ऐड करा है जिसने पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0.40 कम कर दिया, मतलब जो अब सोल्यूशन फ्रीज हो रहा है वो -0.4 पे फ्रीज हो रहा है। ठीक वही बात यहाँ पे कही गई है। तो डेल्टा यहाँ पे जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, देखो वर्ड की ध्यान दो कि लोवर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.40,
तो फ्रीजिंग पॉइंट जो भी रहा हो उसको घटा के अब जो सोल्यूशन फ्रीज हो रहा है वो 0.40 पे हो रहा है। इसका मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी, और यहाँ से डेल्टा टी एफ ऑलरेडी कोट कर दिया है इन्होंने 0.40, और देखो फिर से कैल्विन और डिग्रीज में कोई चेंज ना करना, कोई दिक्कत नहीं होती, राइट। के यहाँ पे के एफ को अब हम ले सकते हैं, देखो के एफ हमेशा सॉल्वेंट का लिया जाता है, के एफ या के बी हमेशा सॉल्वेंट की बात होती। तो 5.12 कैल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मोलालिटी, तो 1 ग्राम, ये वेट हो गया, मॉलिक्यूलर वेट हमें इसका निकालना है। और यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है, सॉरी यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट 50 ग्राम दिया है। तो देखो यहाँ पे सॉल्वेंट का वजन 50 ग्राम दिया है, इसका मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप MB डायरेक्ट निकालोगे, ये नीचे की ओर आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यू आ रही वो आ रही 5.12 इंटू 1 इंटू 1000 अपॉन 0.40 इंटू 50, ये वैल्यू आ गई लगभग 256 ग्राम पर मोल। सिंपल, बस ध्यान रखना लोवर्ड, ये सब वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए, लोवर्ड, राइट। तो ये था फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। लास्ट हम लोगों के पास बताया ऑस्मोटिक प्रेशर, बड़ा सिंपल सा होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर तो और सिंपल है, चलते हैं। व्हाट इज ऑस्मोसिस? हर स्टूडेंट से क्वेश्चन टीचर्स ने पूछा है ऑस्मोसिस क्या होता है, और हर स्टूडेंट हर बार ये गलती करता है कि नहीं? गलती होती है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड्स का बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्लास है। ऑस्मोसिस इज़ द, यहाँ से वर्ड को ध्यान रखना, इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। यानी कि पानी जिस जगह ज़्यादा है वहाँ से वो कम की तरफ जाएगा। अब देखो पानी हमेशा प्योर स्टेट में ज़्यादा हो, सॉल्वेंट यहाँ पे वो हम लोग वाटर लेकर चले थे, राइट, और यहाँ पे सोल्यूशन है। अब सोल्यूशन में कुछ ना कुछ तो सल्यूट भी है, इसका मतलब पानी यहाँ पे ज़्यादा है या यहाँ पे ज़्यादा है? और सिंपल सी बात है, सॉल्वेंट में ही ज़्यादा होगा, क्योंकि सोल्यूशन में तो भाई सोल्यूशन में तो कुछ अमाउंट सोल्यूट का भी है। इसका मतलब पानी यहाँ पे सोल्यूशन में कम है और यहाँ पे ज़्यादा है। पानी मूव करता है फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर, मूवमेंट ऑफ वाटर अंडरलाइन करना, लिख लेना, मूवमेंट ऑफ वाटर, हाँ, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स। अब यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, बोलते हैं वाटर मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। गलत हो गया, एब्सोल्युटली रॉन्ग। और उसके बाद सोचते हो कि नंबर्स मिल जाएंगे, कहाँ से मिल जाएंगे? वाटर मूव्स फ्रॉम इट्स हायर, इट्स जहाँ वो ज़्यादा है वहाँ से वो कम की तरफ मूव करेगा, यानी कि वाटर यहाँ से यहाँ मूव करेगा। अब सपोज करो यहाँ पे हमने पिस्टन लगा रखा था, पानी जब यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो ये पिस्टन ऊपर की ओर उठने की कोशिश करेगा, राइट? उठेगा कि नहीं उठेगा? पानी जब यहाँ से यहाँ जाएगा कुछ ना कुछ जगह यहाँ पे घेरेगा सोल्यूशन वाले कंटेनर में, जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ेगा और ये कंटेनर पिस्टन ऊपर की ओर उठने की कोशिश करेगा। हमें क्या करना है? पिस्टन को रोक के रखना है, स्टेबल रखना है, ताकि ऑस्मोसिस रुक जाए। इसी को कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कितना प्रेशर यहाँ पे एक्सर्ट करना है ताकि ये ऑस्मोसिस रुक जाए, इसी को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये रिप्रेजेंट किया जाता है पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी पाई इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू आर इंटू टी। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है, प्रेशर इतना लगाया जा रहा है ताकि ऑस्मोसिस रुक जाए। अगर प्रेशर उससे ज़्यादा लगा दिया तो पानी क्या होगा? रिवर्स ऑस्मोसिस क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हेन वाटर स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम इट्स लोअर कंसंट्रेशन टू इट्स हायर कंसंट्रेशन, जो रिवर्स ऑफ ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा अगर प्रेशर लगा दो तो पानी इधर से के बजाय इस तरफ जाने लगेगा। इसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ वाटर प्यूरिफायर में ये यूज़ होता है। पाई इज इक्वल टू, तो पाई इज इक्वल टू यहाँ पे सी से रिप्रेजेंट करते हैं आर टी। टी यहाँ पे कैल्विन में होगा, ध्यान रखने वाली बात है। तो बड़ा सिंपल सा ये पार्ट है। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें समझ लो। ये होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, इट इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और बड़ी इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बायोमोलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर वेट का पता कर सकती है। बाकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ इतना अच्छा काम नहीं करती। रीज़न ये है, बायोमोलिक्यूल्स रूम टेम्परेचर पे अगर टेम्परेचर ज़्यादा कर दोगे तो अनस्टेबल हो जाते हैं, और ये रूम टेम्परेचर पे
प्रेशर, सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा आसानी से हैंडल हो जाती है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा आती है तो आसानी से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं और ये रूम टेम्परेचर पे निकाली जा सकती है। इसीलिए बायोमोलिक्यूल्स का वेट जो होता है वो अक्सर अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वो ख़राब हो जाएंगे, इसलिए ये एक ऐसी क्वालिटी है, ऐसी प्रॉपर्टी है, ये ऐसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो यूज़ करी जाती है मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड हाई है और रूम टेम्परेचर पे यूज़ करी जाती है, राइट। ओके, नाउ अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड कर रहा है मोलारिटी के ऊपर, राइट। तो अगर टेम्परेचर और आर को हम कांस्टेंट कर दें तो पाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। दैट मीन्स वी कैन से पाई जो है दो डिफरेंट वैल्यूज़ पे दो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पे दो डिफरेंट वैल्यूज़ देगा और ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। ठीक, सिंपल। ऑस्मोटिक प्रेशर तीन तरह से बोला जाता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक, तीन टर्म्स आते हैं तो हम लोग वो भी डिस्कस कर ले रहे हैं और एक न्यूमेरिकल उठाएंगे। अभी आपके सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन है, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर देखते हैं। 200 सेंटीमीटर क्यूब एक्वस सॉल्यूशन है प्रोटीन का, उस प्रोटीन में कंटेंट कितना है 1.26 ग्राम। तो पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई इज इक्वल टू CRT, राइट। सी पाई जो सी होता है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, मोलारिटी, सिंपल सी बात है। तो NB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इट शुड बी इन लीटर। अगर ये ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लो आप, इंटू R इंटू T। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर आया है वो बार यूनिट में। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, आर की वैल्यू को थोड़ा ध्यान से देखना, कौन सी यूनिट यूज़ होगी, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर की यूनिट बार में आ रही है इसलिए आर की वैल्यू को भी हम बार में लेंगे। आर की वैल्यू 0.083 देखते हैं, 2.57 इंटू 10 टू द पावर -3। यहाँ पे NB का मतलब होता है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो हमने वेट ऑफ सोल्यूट तो हमारा गिवन है 1.26 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट हमें निकालना है। वॉल्यूम सोल्यूशन का दिया है 200, यानी कि हम इसे मान सकते हैं 0.2 लीटर लिख सकते हैं। 1000 आर की वैल्यू लेनी है 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर जो हमें दिया है वो 300 केल्विन दिया है। अब आप ये पूछोगे सर यहाँ पे वैल्यू ये क्यों ली, इसलिए ली क्योंकि हमारे पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर की यूनिट आ रही वो बार में आ रही, तो हमें आर की भी कोई ऐसी यूनिट लेनी है जिसमें बार आता हो। आर की कई यूनिट होती है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, 2 कैलोरी पर मोल। तो ये सारी यूनिट्स आपको डिसाइड करनी पड़ेंगी कौन सी यूनिट किस वक्त यूज़ होगी। यहाँ से आप अगर MB की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो आपकी वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा 1.26 इंटू 0.083 इंटू 300 अपॉन 0.2 इंटू 2.57 इंटू 10 टू द पावर -3 और ये वैल्यू आपकी निकल के आ रही है 61.022 ग्राम पर मोल। तो आपने देखा कि कैसे अगर आपको सिर्फ यूनिट्स का अंदाज़ा हो और कैसे सिर्फ फॉर्मूले भी यूज़ हो जाएं तो कितना आसान हो जाता है। पढ़ने की कोशिश करना है, आपको सीखना है, कितना आसान चीज़ है। थोड़ी कोशिश कर लो आप, सिर्फ इस 40-45 मिनट में आपने पूरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सीख डाली। इमेजिन दैट, कितना आसान है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और इसके बाद भी आपको चीज़ें मिलेंगी। आप तैयार रहिए, थोड़ा सा लेंदी ज़रूर होता है लेकिन फिर भी एनर्जेटिक रहो, एक्साइटेड रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।